आप सभी छात्रों का वसी एजुकेशनल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के होम साइंस यानी गृह विज्ञान का संपूर्ण रिवीजन एक ही वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लगभग क्वेश्चन एक ही वीडियो से आने की संभावना है। एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी यहीं से आएगा। तो आप लोगों से ये है रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आप लोगों को बहुत फ़ायदा सा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे दिख रहा होगा कि एडवर्ड जेनर ने किस रोग का टीका बनाया था, यानी एडवर्ड जेनर का बात किया जाए तो किस रोग का टीका बनाया था, किसका बनाया था, चेचक का। या कभी उल्टा इससे क्वेश्चन पूछा सकता है कि चेचक का टीका किसने खोजा था, तो किसने खोजा था, एडवर्ड जेनर ने खोजा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेबीज के इलाज को किसने ढूंढा, यानी जब कुत्ता काटता है तो उसको क्या होता है, रेबीज का बीमारी हो जाता है। तो उस रेबीज के बीमारी का जो खोज के लिए है किसने किया था खोज, तो लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय और फेफड़े की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो किस यंत्र का उपयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का। किसका उपयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का। वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, तो कौन सी होती है, फ्लू भी होती है और एड्स भी होती है। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लू और एड्स किससे होता है, तो किससे होता है, वायरस से। या तो उल्टा पूछा है वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, तो फ्लू और एड्स की बीमारी होती है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता, किस में बनता है, हीमोफीलिया में। किस में, अगर किसी को हीमोफीलिया हो गया तो उसमें क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के महत्वपूर्ण होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि पीलिया रोग जो है किसके द्वारा प्रसारित होता है, यानी पीलिया रोग किसके द्वारा क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह प्रसारित होता है। किसके जरिए होता है, जल के द्वारा। पीलिया रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है, जल के द्वारा। अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, यानी अगर एक बार धड़कने का बात किया तो कितना लगेगा, 0.8 सेकेंड। और हम लोग जानते हैं 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है, 72 बार। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा है आपसे, क्वेश्चन ये पूछा है कि धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है एक धड़कन के लिए, 0.8 सेकेंड। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। वयस्क मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, कि वयस्क मानव के शरीर का अगर सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो कौन सा है, जिगर है। क्या होना है, जिगर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वयस्क मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो कौन है, जिगर है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति के किसके माध्यम से होती है, तो शरीर में अगर ऑक्सीजन की पूर्ति का बात किया जाए तो किसके माध्यम से होता है, लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी। यानी क्या होता है, आरबीसी। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए कौन सा माध्यम होता है, लाल रक्त कोशिकाओं से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रजनन संबंधी सूचना कहाँ एकत्रित होता है, डीएनए में एकत्रित होता है। कहाँ होता है, डीएनए में एकत्रित होता है। परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है। परजीवी प्लाज्मोडियम क्या उत्पन्न करता है, क्या करता है, मलेरिया। और मलेरिया किससे होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। किससे होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। और अगर डेंगू अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा, मादा एडिस मच्छर से कौन होता है, डेंगू। और मादा एनाफिलीज मच्छर से कौन होता है, मलेरिया। वही क्वेश्चन पूछा है, परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न कौन करता है, तो कौन करता है, मलेरिया करता है। बच्चे के कितने अस्थायी दांत होते हैं, ध्यान से देखना, यह अस्थायी बात करता है, यानी जिसे दूध का भी दांत बोला जाता है। तो बच्चे का कितना अस्थायी दांत होता है, 20 होता है। कितना होता है, 20। और अस्थायी दांत की अगर बात किया जाए तो कितना होता है, 32। कितना होता है, 32। ध्यान देना, अस्थायी दांत 32 और अस्थायी दांत का अगर बात किया जाए तो कितना होता है, 20 होता है। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है, यानी अगर जन्म होता है उस टाइम तो बच्चे का वजन कितना होता है, 2.5 kg से लेकर 3.5 kg के बीच होता है। जन्म के समय अगर नवजात शिशु का बात किया जाए तो कितना होता है, 2.5 kg से लेकर 3.5 kg तक का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन कि किस महीने तक बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है, यानी किस महीने तक का बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। तो किस महीने तक का बच्चा, 9 से लेकर 12 महीने तक के बच्चा क्या हो सकता है, बिना सहारे लेके वो धीरे धीरे क्या होता है, खड़ा होना स्टार्ट कर देता है।
इरिक इरिक्शन है, ये एक सामाजिक विकास के कितने स्तर को बताए? तो इरिक इरिक्शन कितने स्तर को बताएं? 8 स्तर को। आ सकता है क्वेश्चन कि इरिक इरिक्शन ने सामाजिक विकास के कितने स्तर को बताए? तो कितने स्तर को बताएं? 8 स्तर को बताए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कि वृद्धि से अभिप्राय, यानी वृद्धि से क्या अभिप्राय, यानी वृद्धि से अभिप्राय का अगर बात किया जाए तो क्या है? संख्यात्मक विकास। यानी वृद्धि से अगर अभिप्राय का बात किया जाए तो क्या होगा? संख्यात्मक विकास को क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जा सकता है। और 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहा जाता है? यानी 2 से 6 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था। सबसे पहले क्या आता है? शैशवावस्था। उसके बाद क्या आता है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में भी 2 अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाद वाली बाल्यावस्था, और उसके बाद आता है किशोरावस्था, उसके बाद आता है मध्य अवस्था, उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था, इसी तरह आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? जन्म से ही शिशु में किस संवेग की प्रदर्शन होता है? यानी जन्म से शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? किसका होता है? प्यार का। यानी देखे होंगे कि बच्चा माँ के साथ कितना चिपक के रहता है, तो वही क्या उसमें कि जन्म के समय से किसका प्रदर्शन होता है? उसमें प्यार का होता है। बच्चे को किस रोग से बचने के लिए विटामिन ए की खुराक, ध्यान देना है, जहाँ दिखे विटामिन ए की खुराक दिया जाता है तो किससे? रतौंधी। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। या ऐसे उल्टा पूछ सकता है कि रतौंधी जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। क्षय रोग के निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? यानी जो क्षय रोग होगा उसको निवारण के लिए कौन सा टीका लगाएगा? BCG। कौन सा टीका लगाएगा? BCG। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, BCG का जो टीका लगाता है किसके निवारण के लिए लगाता है? तो क्षय रोग के निवारण के लिए। अब यहाँ देखिए अगला है DPT के टीके, यानी DPT के जो टीके के माध्यम से प्रतिरक्षा दी जाती है। किसकी दी जाती है? डिप्थीरिया की। किसकी? डिप्थीरिया की अगर प्रतिरक्षा दी जाती है किसके माध्यम से? DPT टीका के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कि WHO का पूरा नाम क्या है? यानी WHO का फुल नाम पूछा है तो क्या नाम है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूछ सकता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहा जाता है? स्त्री के जो प्रथम दुग्ध स्राव इसे क्या कहा जाता है? पोषक आहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषक आहार कहा जाता है। कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? जैसे कुकर खांसी हो गया, उससे बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो DPT। कौन सा लगाया जाता है? DPT लगाया जाता है। संक्रामक रोग से तात्पर्य है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना। क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे को लगना। यानी संक्रामक रोग से तात्पर्य है एक व्यक्ति से दूसरे को लगना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने प्रतिशत स्कूल बच्चों में असमर्थता होती है? तो कितने प्रतिशत में होती है? 15% में। प्राकृतिक असमर्थता होती है, यानी जो भी होता है कि प्राकृतिक अगर असमर्थता हो तो उसमें क्या होगा? जो जन्म से होता है, यानी जो जन्म से होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राकृतिक असमर्थता। वह बालक जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य से हटकर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? असमर्थ बालक। उसे क्या कहा जाता है? असमर्थ बालक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांकेतिक भाषा होती किसके लिए? गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए। सांकेतिक भाषा का यूज किसके लिए करते हैं हम लोग? गूंगे तथा बहरे, यानी जो बोल नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते, उसके लिए हम लोग किस भाषा का करते हैं? सांकेतिक भाषा का। और एकदम बेहतरीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आ सकता है कि अंधे बच्चों को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो किस विधि का करना चाहिए? ब्रेल लिपि। किस विधि का करना चाहिए? ब्रेल लिपि। इसका खोज कौन किया था? ब्रेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह 6 बिंदु पर आधारित होता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? ब्रेल लिपि का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कि वैकल्पिक देखरेख का अर्थ होता है। वैकल्पिक देखरेख का अर्थ पूछा कि क्या होता है? तो वैकल्पिक देखरेख का अर्थ होता है माता पिता की अनुपस्थिति में भी बच्चे की देखरेख। यानी जो माता पिता नहीं भी रहेगा और उसकी अनुपस्थिति में भी अगर बच्चों का देखरेख है, वही देखरेख क्या कहलाता है? वैकल्पिक देखरेख कहलाता है। ICDS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन पूछ सकता है ICDS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि शिशु सदन को किस नाम से जाना जाता है? शिशु सदन को किस नाम से जाना जाता है? क्रैच। क्या नाम से जाना जाता है? क्रैच। अब मोबाइल क्रैच घूमती है कहाँ? घूमती है कर्मियों के साथ। मोबाइल क्रैच कहाँ घूमती है? कर्मियों के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ICDS का मुख्य लक्ष्य क्या है? जो भी ICDS है, जो इसका मुख्य लक्ष्य अगर पूछा जाए तो क्या है? बच्चों और महिलाओं का देखभाल करना, उसमें क्या कमी, क्या कहाँ, क्या क्या हो रहा है, बच्चे और महिलाएं का मुख्य रूप से देखभाल करता है कौन? ICDS। गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? जो गर्भ अवस्था में महिला रहती है उसके रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो कैल्शियम की। किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है कि संतुलित आहार, संतुलित आहार यानी सब चीज़ को, भोजन को संतुलित प्रकार से लेने के लिए क्या कहा जाता है? संतुलित आहार कहा जाता है। संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? कह रहा है कि कोई अगर संतुलित आहार नहीं ले तब क्या प्रभाव पड़ेगा? से क्या होगा? शरीर की शक्ति की क्षीणता हो जाएगा, भार में कमी हो जाएगा, कमजोरी होगा। ये सब हो जाएगा कब? जब आप क्या लेंगे? संतुलित आहार नहीं लेंगे। संतुलित आहार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मीट मछली खाएं या फल फ्रूट खाएं, यानी सब चीज़ को सही मात्रा में खाने का ही क्या कहा जाता है? संतुलित आहार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पोषणहीनता से संबंधित रोग कौन सा है? पोषणहीनता से संबंधित अगर रोग की बात किया जाए तो क्या है? ये एनीमिया है। क्या है? एनीमिया रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। जो अगर किसी बच्चा को पेचिश हो रहा है तो उसको क्या देना चाहिए? नमक और चीनी युक्त पानी का घोल। क्या देना चाहिए? नमक और चीनी युक्त पानी का घोल। बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए? यानी अगर बच्चों को अगर पूरक आहार का बात किया जो कितने महीने के बाद देना चाहिए? 6 माह के बाद देना चाहिए। कितना महीना के बाद देना चाहिए? 6 माह के बाद ही देना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गर्भ अवस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है। किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है गर्भ अवस्था में? किसकी बढ़ जाती है? लोह तत्व की। किसकी बढ़ जाती है? लोह तत्व की। यही अगर लोह तत्व की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया की बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया। वही कहता है कि गर्भावस्था में बढ़ जाती है किसकी? लोह तत्व की। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है, स्कर्वी किसके कमी से होता है? तो क्या बोलिएगा? विटामिन सी। यहाँ क्वेश्चन पूछा विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्या बोलिएगा? स्कर्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? यानी कोई दूध पिलाने वाली महिला है, 6 महीने तक उसको कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? तो कितना देना चाहिए? 10 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करता है, जो सबसे ज़्यादा अगर ऊष्मा और शक्ति प्रदान करता है तो कौन करता है? वसा करता है। कौन करता है? वसा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है। क्या है? जो पोषण है मानव जीवन की ... आवश्यकता क्या है? प्राथमिक है। पोषण है सबसे पहले। यही बात पूछा है कि पोषण मानव जीवन की आवश्यकता क्या है? प्राथमिक आवश्यकता है। शरीर के ऊतकों का मूल आधार क्या है? शरीर के ऊतकों का मूल आधार क्या है? जल है। क्या है? जल है। शरीर के ऊतकों का मूल आधार क्या है? जल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमी की कमी से, यानी अगर आप में पानी की कमी हो रहा है, नमी की कमी से यानी पानी की कमी से क्या होता है? तो क्या होता है? डिहाइड्रेशन। क्या होता है? डिहाइड्रेशन। क्या होता है? डिहाइड्रेशन। इसलिए जब किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसको क्या करता है? पानी चढ़ाना पड़ता है। वही कह रहा है कि नमी की कमी से होता है। तो नमी की कमी से क्या होता है? डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को पिलाकर बचाया जा सकता है। कह रहा है कि अगर किसी को निर्जलीकरण के कारण कोई व्यक्ति मर सकता है, उसको बचाया जा सकता है, तो कौन सी पिला के बचाया जा सकता है? ORS का घोल। क्या पिला के? ORS का घोल पिला के निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को क्या किया जा सकता है? पिलाकर बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है। क्या पानी प्राप्त करने का स्रोत है नगर में? वाटर वर्क्स। क्या है? वाटर वर्क्स। स्वच्छ जल होता है, यानी जो भी स्वच्छ जल होता है क्या होता है? स्वच्छ जल अगर के बात किया जाए तो क्या होगा? वो रंगहीन होगा, गंधहीन होगा, कीटाणु रहित होगा। यानी स्वच्छ जल ना तो किसी कलर का होता है, ना वो इसमें कोई गंध होता है, ना इसमें कोई कीटाणु होता है। अगर रंगहीन है, गंधहीन है, कीटाणु रहित है, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्वच्छ जल बोलेंगे, अन्यथा उसको स्वच्छ जल नहीं बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कि भोजन को छूने से पूर्व व पश्चात हाथ धोना चाहिए। कह रहा है कि भोजन को छूने से पूर्व और पश्चात यानी पहले और बाद में भी हाथ धोना चाहिए। किससे हाथ धोना चाहिए? साबुन से हाथ धोना चाहिए।
कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, सामग्री को धोना चाहिए। क्या करना चाहिए, सामग्री को धोना चाहिए। उससे क्या होगा, कोई भी कीट अगर उसकी कीटनाशक उसमें दवाई पड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से धुल जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि भोजन को बचाना चाहिए, किससे बचाना चाहिए, मक्खियों से। क्यों बचना चाहिए, अब मक्खी मान लेते किसी गंदी चीज़ में पड़ा है, फिर वो आपके खाने में जाएगा, उससे आप क्या पड़ जाइएगा, बीमार। इसीलिए कहता है कि भोजन को बचाना चाहिए, किससे बचाना चाहिए, मक्खियों से बचाना चाहिए। आहारीय मिलावट का अर्थ यानी आहार में कोई मिलावट कर रहा है, उसका अर्थ क्या है, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को निम्न करना, यानी जो भी है उसमें क्या करता है, मिलावट करके उसकी गुणवत्ता को क्या कर देता है, निम्न कर देता है, यानी उसमें कमी आ जाती है। वही कहता है कि आहारीय मिलावट क्या है, वही है। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ, 1 जून 1955 को। क्या हो गया, 1 जून 1955 को क्या क्या आहार में मिलावट के लिए उसका प्रतिबंधन के लिए उसका अधिनियम बना गया कि कोई भी मिलावट नहीं करेगा। कब बनाया गया ऐसा कानून, 1 जून 1955 को, 1 जून 1955 को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कि गेहूँ, चावल तथा बाजार में अधिकतर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, कंकड़ मिलाया जाता है, पत्थर मिलाया जाता है, मिट्टी मिलाया जाता है। ये सब मिला के क्या किया जाता है, गेहूँ रहे, चावल रहे, बाजार में क्या करता है, इसको मिलाकर उसके वजन को क्या करता है, बढ़ा दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन में, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या है कि खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है। क्या होगा, अगर कोई खेसारी दाल ढेर खा रहा है उसको क्या होगा, लेथाइरिज्म। क्या हो जाएगा, लेथाइरिज्म। क्या हो जाएगा, उसको लेथाइरिज्म होगा, जो खेसारी दाल अधिक सेवन करेगा। खेसारी दाल किस में मिलाया जाता है, किस में मिलाया जाता है, अगर खेसारी दाल को मिलाया जाता है किसमें, अरहर, जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, लहार, वही है अरहर। इस अरहर में क्या मिलाया जाता है, खेसारी दाल, ताकि उसको मिला के क्या जाता है, इसकी क्वांटिटी को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। उससे क्या होगा, उसको फ़ायदा हो जाएगा दुकानदार को या जो भी बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का होता है। तो घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है। तो किस आय के अंतर्गत आता है, मौद्रिक आय के अंतर्गत। किस अंतर्गत आता है, मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है कि बचत तथा विनियोग की सुविधा है। क्या है, बचत तथा विनियोग की सुविधा है, डाकघर, बैंक, जीवन बीमा निगम आदि। ये सब क्या है, बचत तथा विनियोग की सुविधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा है कि जीवन बीमा से लाभ है। जीवन बीमा से क्या लाभ है, तो जीवन बीमा से क्या क्या लाभ है, देखिए, आकस्मिक मृत्यु यानी अचानक मृत्यु पर आर्थिक सहायता मिल जाता है। आयकर में क्या हो जाता है, छूट मिल जाता है जब इनकम टैक्स लगता है। बचत का क्या अच्छा साधन आदि, ये सब होता है, किससे, जीवन बीमा से लाभ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या है कि बैंक के कार्य क्या है, कि बैंक के कौन कौन से कार्य। तो बैंक के कौन कौन से कार्य होते हैं, खाता खोलना, जनता का धन विभिन्न योजनाओं में जमा करना, मांग पर चेक, ड्राफ्ट आदि पैसा को वापस करना। ये सब किसका काम होता है, बैंक का काम होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये सब भी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या फिर से क्या पूछा है कि FPO का पूर्ण रूप हो सकता है, का पूछे जैसे WHO का बताए, तो FPO का पूर्ण रूप क्या है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। क्या है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ये क्या है, FPO का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है, कि जो भी उपभोक्ता यानी जो भी सामान खरीदता है उसको संरक्षण के लिए उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार दिया है। क्या क्या अधिकार है, चयन का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। ये सब अधिकार है किसके, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है, क्या है देखना है कि प्राथमिक रंग, यानी प्राथमिक रंग पहले अगर ये पूछ ले कितना है तो कितना है, मात्र 3 ही है। 3 के अलावा यानी लाल, पीला, नीला, लाल, पीला, नीला, इसके अलावा जितना भी रंग आपको दिख रहा है वो सब रंग क्या है, द्वितीयक रंग है। यही सब के मिलावट से उसको बनाया जाता है। इसीलिए प्राथमिक रंग का अगर बात किया जाए कितने हैं, 3 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। प्राथमिक रंग का कितना है, 3 कलर है। कौन कौन है, लाल, पीला और नीला। इसके अलावा जितने भी कलर होते हैं सब कौन से कलर होते हैं, द्वितीयक कलर होते हैं। प्राकृतिक तंतु यानी प्राकृतिक तंतु का अगर बात किया जाए तो किसको बोलते हैं, सूती को क्या बोलते हैं, सूती तंतु को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि मानव निर्मित तंतु कौन है, तो कौन है, मानव निर्मित तंतु नायलॉन है। मानव निर्मित तंतु कौन है, नायलॉन है। सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है, सूती वस्त्र की क्या विशेषता नहीं है कि ये कठोर नहीं होता, ये क्या होता है, पूरा मुलायम होता है। वही कहता है कि सूती वस्त्र की क्या विशेषता नहीं है, तो ये कठोर नहीं हो सकता है।
चलिए एक और क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कीड़े से बनने वाला रेशा कौन है। तो जानते हैं किससे बनता है, रेशम। रेशम के कीड़े से कौन सा कपड़ा बनता है, रेशमी कपड़ा जिसे बोलते हैं। कीड़े से बनने वाला रेशम नाम का कोई कीड़ा है, उससे बनने वाला क्या होता है, वही रेशमी रेशा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियों बनाने के काम आता है। वह कौन सा रेशा है जो बहुत ही मजबूत होता है और क्या होता है, रस्सियाँ बनता है उससे। तो कौन सा रस्सी है, नायलॉन। क्या है, नायलॉन ऐसा रेशा है जो क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, जिससे पैरासूट ये सब हर चीज़ में किसका प्रयोग किया जाता है, नायलॉन रेशे का ही प्रयोग किया जाता है। सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियाँ होती है। कितने वस्त्र श्रेणियाँ होती है, 3 श्रेणियाँ होती है। प्लैकेट कहते हैं, ध्यान देना है क्या है कि प्लैकेट। प्लैकेट किसे कहते हैं, बटन की जो पट्टी रहती है उसी को क्या बोला जाता है, प्लैकेट। मण किन कपड़ों में लगाया जाता है, घर में देखते होंगे हम लोगों के जो मम्मी सब है वो सब लगाती हुई कि मण किन कपड़ों में लगाते हैं, तो सूती कपड़ा में। क्या करते हैं उसे, वो पतला रहता है, पूरा मुलायम रहता है, इसलिए उसको क्या कहता है, मण दे के उसमें क्या कहता है, थोड़ा सा कड़क देता है, इसीलिए कहता है कि मण किन कपड़ों में लगाया जाता है। किस कपड़ों में लगाया जाता है, सूती कपड़ों में लगाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या है, कीमती वस्त्रों में क्या होता है, किस कीमती वस्त्रों को क्या किया जाता है, ड्राई क्लीन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ड्राई क्लीन करना चाहिए। साबुन का निर्माण किन मिश्रणों से होता है। तो साबुन का निर्माण का अगर बात किया जाए किन मिश्रणों से होता है, वसा तथा क्षार से। किससे होता है, वसा तथा क्षार से। गृह विज्ञान का अर्थ है, यानी होम साइंस से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका अगर आपसे पूछे कि इसका अर्थ क्या है, तो क्या है, अपने संसाधनों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करने की कला को ही क्या कहा जाता है, गृह विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आप लोग गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इतना आना चाहिए कि गृह विज्ञान किसे कहते हैं, तो अपने संसाधनों का प्रबंधन करने की कला को ही क्या कहा जाता है, गृह विज्ञान कहा जाता है। गृह विज्ञान की महत्वपूर्ण क्या है, गृह विज्ञान जो है महत्वपूर्ण है क्यों, गृह प्रबंधन करने के लिए, यानी घर के मैनेजमेंट करने के लिए क्या है, घर का भी जो भी मैनेजमेंट होता है उसको करने के लिए क्या जरूरी है, गृह विज्ञान जरूरी है। कौन सा रोजगार अनियंत्र रोजगार और स्वरोजगार दोनों क्षेत्रों में असंभव है। तो कौन है, ड्रेस डिजाइनर। क्या है, दोनों क्षेत्रों में संभव है, कौन, ड्रेस डिजाइनर जो है, ये सब दोनों क्षेत्रों में संभव है। ध्यान देने वाली बात है क्या है कि मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। तो मानव शरीर में शक्ति कौन प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा अगर शक्ति का बात किया जाए तो कौन है, कार्बोहाइड्रेट ही देता है। और सबसे जल्दी का अगर बात करें तो वसा देता है। पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। अगर पुरुष प्रजनन तंत्र का बात किया जाए तो कौन सा भाग नहीं है, अंडाशय। अंडाशय किसका भाग है, स्त्री प्रजनन का भाग है। वही क्वेश्चन पूछा आपके कि पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है, अंडाशय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। तो कितने दिनों की होती है, 280 दिनों की, जिसे हम लोग 9 महीना भी बोल देते हैं। तो वही है कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों तक होती है, 280 दिनों की। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व बचत दिवस का बात किया जाए तो कब मनाया जाता है, 30 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। वो तो ये था, उपभोक्ता दिवस का बात करेगा तो कितना दिवस को, 18 मार्च को। कब मनाया जाता है, 18 मार्च को। याद रखना है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 18 मार्च को मनाया जाता है। बचत का मतलब क्या है कि खर्च के बाद बची हुई राशि को ही क्या कहा जाता है, बचत कहा जाता है। बचत के बाद यानी खर्च के बाद जो भी बची हुई राशि होती है उसे क्या कहा जाता है, बचत कहा जाता है। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि बैंक के किस खाते में ब्याज नहीं मिलता है। ध्यान देना है, बैंक के किस खाते में ब्याज नहीं मिलता है, तो कौन सा खाता है उसे, चालू खाता। क्या बोलते हैं उसको, चालू खाता। अतिसार कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है अतिसार, 2 प्रकार का होता है। उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है, तो ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब ध्यान देना है, ये क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। ध्यान देना है कि शरीर का कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम बढ़ाने पर आधारीय चयापचय की दर 60% बढ़ जाती है। तो कितना डिग्री बढ़ाने पर, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान देना है। पीलिया रोग रक्त में किसकी मात्रा के बढ़ जाने के कारण होता है। कह रहा है कि जो पीलिया रोग होता है रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है, तो कौन सा है वो, बिलीरुबिन। ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन है वो, बिलीरुबिन। इससे क्या होता है, अगर आपके रक्त में बढ़ जाएगा तो इससे कौन सा बीमारी हो जाएगा, पीलिया रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना है कि डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ मेलिटस के लक्षण क्या है, बार बार पेशाब आना, धुंधली दृष्टि, अत्यधिक प्यास, ये सब किसका लक्षण है, डायबिटीज़ का लक्षण है।
FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ कौन है? जैम। FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ कौन है? जैम है। मक्खन में वसा की मात्रा कितना? 80% है। मक्खन में वसा की मात्रा कितनी होती है? 80% होती है। केला में अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कार्बोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोज पाया जाता है। दाल में कौन से एमिनो एसिड होता है? ध्यान देना, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दाल में कौन सा एमिनो एसिड होता है? तो लाइसिन, आइसोसिल्यूसिन, ल्यूसिन, ये सब क्या होता है? एमिनो एसिड पाया जाता है। और दाल में कौन सा एमिनो एसिड नहीं पाया जाता है? कौन सा नहीं पाया जाता है? मेथोयोनिन यही पाया जाता है। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी होती है? किस तत्व की कमी होती है? कैल्शियम की कमी होती है। किसकी कमी होती है? कैल्शियम। माँ के स्तन से निकलने वाले पीले दूध को क्या कहा जाता है? तो कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। आयु के आधार पर किस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है? किस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है? 12 से 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था, जिसे आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। एडोलसेंट शब्द कौन सी भाषा का है? तो किस भाषा का ये एडोलसेंट शब्द? लैटिन, जिसका मीनिंग होता है किशोरावस्था कहता है। किस भाषा का एडोलसेंट शब्द है? लैटिन भाषा का ये शब्द है। अगला क्वेश्चन है, देखते क्या है। क्वेश्चन है ये, अब लास्ट क्वेश्चन है कि वयस्क मानव के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वयस्क मानव के शरीर का BP कितना होता है? 120/80 mmHg। क्या होता है? mmHg होता है। चलिए दोस्तों, यही तक रहा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप लोग शेयर करें ताकि उसको भी फ़ायदा होगा। एक बार में यदि आपको समझ में नहीं आए तो इसे क्या करें, बार बार इसे आप देखकर समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं ये एक वीडियो आपके पूरे इम्तिहान को बहुत अच्छा कर देगा। थैंक यू।